ये कहानी लुइस सेम्फ्रेनी की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। एक ऐसा सफर जो उसे आइडियल हीरो बनाने वाला था। एक कहानी जो हर इंसान को याद दिलाती है कि हौसले और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। उसे जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब लुइस के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देखा और उसने किन किन मुश्किलातों का सामना किया, ये सब हम जानेंगे आगे की कहानी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा लड़का जिसका नाम लुइस सेम्फ्रेनी है, वो एक जगह बैठकर शराब पी रहा होता है और इस बात से हमें पता चलता है कि ये लड़का बहुत ही शरारती होता है और अपने घर वालों की कोई बात नहीं मानता। अब इसके बाद ये ग्राउंड में बैठकर शराब पी रहा होता है तो उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। ये उनसे बचकर भागने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई इसको देख लेता है और वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल लुइस यहाँ से इतना तेज भाग रहा होता है जिसे देखकर उसका बड़ा भाई हैरान हो जाता है। फिर वो लुइस के पास आता है और उसको समझाता है कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम्हें रनर बनना चाहिए। लेकिन लुइस इसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे बेहतर हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। पर इसका बड़ा भाई इसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक दिन बहुत अच्छे रनर बनोगे। इसके बाद लुइस का भाई इसकी प्रैक्टिस करवाता है। अब एक दिन लुइस की स्कूल में रेस होती है जिसमें लुइस भी हिस्सा लेता है। जब रेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त लुइस सबसे पीछे होता है, लेकिन जब पीछे से इसका भाई इसको डराता है तो इसके बाद लुइस सबसे आगे होता है। लुइस इतना तेज भागता है कि वो रेस को जीत जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि लुइस रनिंग कर रहा होता है और उसका भाई पीछे से साइकिल पे उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है और ऐसे ही वो प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो जाता है। मतलब कि लुइस अब बड़ा हो चुका है। इसके बाद एक और भी रेस होती है। इस रेस में जो भी जीतेगा उसको ओलंपिक में जाने का मौका मिलेगा, मतलब कि वो ओलंपिक में सिलेक्ट हो सकता है। लुइस इस रेस में अपना पूरा जोर लगाता है और वो इस रेस को जीत भी जाता है। यहाँ पर इसने अपने नाम एक रिकॉर्ड बना दिया होता है कि आज से पहले हाई स्कूल के किसी भी स्टूडेंट ने 4 मिनट में एक भी माइल्स नहीं दौड़ा होता, पर आज लुइस ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया होता है। इसके बाद लुइस ओलंपिक में जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो अपने भाई से मिलकर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर उसका भाई उसे कहता है कि जब तुम इस रेस को जीतोगे ही नहीं तो मैं क्या तुम्हें हारता हुआ देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूं। ये सुनकर लुइस उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस रेस को नहीं जीत पाऊंगा, पर मैं अगले ओलंपिक में पूरी तैयारी से जाऊंगा। अब जब लुइस यहाँ से जाने लगता है तो उसका भाई उसे कहता है कि हमें जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जिसे अगर हम उस वक्त हार ना मानकर और जीत कर आगे बढ़े तो उससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। इसके बाद लुइस यहाँ से चला जाता है। अगली सीन हम देखते हैं कि लुइस 1936 के ओलंपिक में 5000 मीटर्स की रेस में दौड़ रहा होता है। शुरुआत में लुइस उन सबसे बहुत पीछे होता है, लेकिन रेस के आखिर में लुइस इतना तेज दौड़ता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। लुइस इस रेस को जीत तो नहीं पाता, पर इसने यहाँ पर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया होता है। उसने लास्ट स्टेप को सिर्फ 56 सेकंड्स में खत्म कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब हमें लुइस के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। लुइस का अगला टारगेट 1940 का ओलंपिक होता है जिसमें ये अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता है, लेकिन तब तक 1940 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ओलंपिक कैंसिल हो जाता है। इसके बाद सीन शुरू होता है 1943 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि लुइस ने अब आर्मी ज्वाइन कर ली होती है। ये इस वक्त एक प्लेन में होता है। इसके साथ 2-3 सोल्जर्स और भी होते हैं जो कि जापान के किसी आर्मी कैंप पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ ये इस मिशन में कामयाब रहते हैं, पर वापस आते हुए इनका प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। इनका पायलट कहीं रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है जिस वजह से इनकी जान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अपने अगले ओलंपिक की तैयारी कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ इनके साथी आकर इनको बताते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि कुछ लोग समंदर में फंसे हुए हैं जिनको ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। इसके बाद ये इस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये लोग एक गलती करते हैं। दरअसल जो पिछले मिशन में ये प्लेन ले गए थे उसी प्लेन में ये चले जाते हैं जो पहले से ही बहुत डैमेज होता है, जिसकी वजह से रास्ते में इसका इंजन खराब हो जाता है और ये समंदर में ही क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में जितने भी सोल्जर्स मौजूद होते हैं उन सब की मौत हो जाती है, लेकिन लुइस और 2 और सोल्जर्स इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं। इनमें से एक का नाम मैक और दूसरे का नाम फिल होता है। अब ये तीनों जल्दी से एक एयरबोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके पास एक एक्स्ट्रा एयरबोट भी होती है। उस बोट में लुइस को कुछ खाने का सामान मिलता है जो कि एक चॉकलेट का डब्बा और एक पानी की बोतल होती है। ये तीनों आज का दिन जैसे तैसे गुजार लेते हैं। फिर अगले दिन जब ये आपस में तीनों बातें कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर वो प्लेन इनको नहीं देखता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद लुइस उस चॉकलेट के डब्बे को देखता है जो कि अब खाली होता है। दरअसल इनमें से जिसका नाम मैक होता है उसने रात को सारी चॉकलेट्स खा ली थी। इस बात से लुइस उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब अगले 3 दिनों तक ये ऐसे ही मदद का इंतजार करते हैं। इन तीनों का यहाँ पर भूख से बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि पिछले 3 दिनों से इन्होंने ना कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है। थोड़ी देर बाद इनकी बोट पर एक परिंदा आकर बैठता है जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं और उसे कच्चा ही खाने लगते हैं, पर इस पंछी का इतना बुरा स्वाद होता है कि ये तीनों खाते हुए उल्टियां करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग इस परिंदे के
मीट से चारा बनाकर मछली पकड़ते हैं और इस मछली को कच्चा खाने लगते हैं। अब खाना तो इनको मिल चुका था, लेकिन जब रात होती है तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे ये तीनों काफी ज्यादा पानी पीते हैं। पर थोड़ी देर बाद ये बारिश तूफान में बदल जाती है, जिससे इन तीनों को यहाँ पर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ तक आते आते इनको ऐसा लग रहा होता है कि इन तीनों को अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। फिर लुइस यहाँ पर प्रे करने लगता है और कहता है कि अगर वो आज बचने में कामयाब रहता है तो अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी गॉड के नाम कर देगा। फिर अगली सुबह तूफान शांत हो जाता है, जिससे ये तीनों बच जाते हैं। ये तीनों अपनी बोट पर बैठे हुए होते हैं। तभी एक बार फिर से इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर ये तीनों फिर से चिल्लाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि वो प्लेन जापान का है। तभी वो इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये तीनों इस फायरिंग से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, पर इनके लिए यहाँ एक बुरी बात ये होती है कि इस हमले में उनकी एयरबोट पर गोली लग जाती है, जिससे वो डैमेज हो जाती है। हालांकि इनकी दूसरी वाली बोट पर भी गोली के छेद होते हैं, पर ये उसे जैसे तैसे रिपेयर कर लेते हैं। अब इन तीनों को यहाँ पर एक ही बोट पर रहना होगा, जिसे ये तीनों बहुत ही परेशान होते हैं। अब ऐसे करते करते इनको आज पूरे 45 दिन हो जाते हैं, लेकिन 45वां दिन इनके लिए सबसे बुरा दिन होता है, क्योंकि इनका जो एक साथी जिसका नाम मैक होता है वो इन सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। मैक की मौत से लुइस और फिल गहरे सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर अपनी मौत नजर आ रही होती है। ये लोग मैक की बॉडी को समंदर में बहा देते हैं और फिर ये दोनों भी अपनी जीने की उम्मीद छोड़कर अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही बुरी हालत में लेटे रहते हैं। पर आज पूरे 47 दिन के बाद इनको एक शिप नजर आती है, जिसे देखकर इन दोनों को लगता है कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये शिप जापान की आर्मी का होता है। ये जापानीज इन दोनों को यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ एक प्रिजन कैंप में ले जाते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दुश्मन मुल्क के सोल्जर्स को जबरदस्ती कैद करके रखा जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद यहाँ से इन दोनों को आगे ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पर कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जापानीज इन दोनों को बहुत टॉर्चर करते हैं। जापानीज आर्मी का कमांडर जिसका नाम कॉर्पिल होता है वो इन सभी अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। इसी बीच वो लुइस के पास आता है और वो लुइस को कहता है कि मेरी आंखों में देखो। फिर जैसे लुइस उसकी आंखों में देखता है तो ये उसे एक पंच मारता है और कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। अगले दिन कॉर्पिल इन सभी अमेरिकन सोल्जर से पूछता है कि तुम में से ओलंपिक का एथलीट कौन है। लुइस अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं हूँ। इसके बाद वो लुइस की अपने एक साथी के साथ रेस करवाता है। लुइस जो पहले से काफी कमजोर और जख्मी होता है वो इस रेस में हार जाता है। इसकी हार के बाद कॉर्पिल फिर उसको बहुत मारता है। अब एक दिन जापानीज रेडियो से कुछ लोग आए होते हैं जो कि लुइस को अपने पास बुलाकर उसे बताते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने तुम्हारी फैमिली को बताया है कि तुम मर चुके हो, तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को सच्चाई बताओ। इसके बाद लुइस रेडियो पर अपनी फैमिली को बताता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं अभी जापान की बेरिजनर कैंप में हूँ। वो लुइस को यहाँ एक पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उसने हमारे साथ धोखा किया है और हमें हमारी गवर्नमेंट ने हमारे हाल पर छोड़ दिया है। ऐसा लुइस को रेडियो पर बोलना था। दरअसल ये सब जापान वालों का प्लान होता है। लुइस उसको पढ़ने से मना कर देता है, जिसके बाद ये लोग लुइस को हर वो लालच देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने रेडियो पर ये सब बोल दिया तो हम तुमको यहाँ से आजाद कर देंगे और तुमको अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ देंगे। लेकिन लुइस इस ऑफर को ठुकरा देता है, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम बुरा होगा, और ऐसा होता भी है। ये लोग उसे फिर से उसी कैंप में भेज देते हैं। यहाँ पर कॉर्पिल लुइस से कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी तरह बहुत मजबूत हो, पर आज मैं तुमको बताऊंगा कि बात कैसे मनाते हैं। जिसके बाद ये यहाँ जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं उन सभी को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग इसको एक एक पंच मारोगे। पर यहाँ मौजूद जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं वो लुइस को मारने से मना कर देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर कॉर्पिल लुइस के दोस्त फिल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। कॉर्पिल कहता है कि अगर तुम लोगों ने आज इसे नहीं मारा तो मैं फिल को जान से मार दूंगा। ये सुनकर लुइस उन सब से अपने आप को मारने के लिए कहता है। तब वो सभी एक लाइन बनाकर लुइस को एक एक पंच मारते हैं। हालांकि ये ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं होता। अब एक दिन लुइस अपने साथियों के साथ जख्मी हालत में बैठा होता है। तभी वहाँ पर कॉर्पिल आता है और वो लुइस से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर लुइस बहुत खुश होता है, लेकिन लुइस की किस्मत एक बार फिर से इसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि कॉर्पिल के जाने के बाद इनके कैंप में एक हमला होता है जिसे यहाँ मौजूद बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं और इनका कैंप भी रहने लायक नहीं बचता। इसीलिए बाकी बचे हुए सोल्जर्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है और ये जगह वही होती है जहाँ कॉर्पिल का प्रमोशन हुआ था। कॉर्पिल को दोबारा देखकर लुइस बेहोश होकर गिरने लगता है, क्योंकि कॉर्पिल हमेशा अपना सारा गुस्सा लुइस पर ही निकालता था, उसे बहुत टॉर्चर करता था, मानो कि लुइस के अलावा कैंप में और कैदी होता ही नहीं। अब हम इस नए कैंप में देखते हैं कि यहाँ जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी हालत इनसे भी बुरी होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनसे बहुत ही बुरे तरीके से काम करवाया जाता है। एक दिन ये सभी बोट में कोयला भर रहे होते हैं तो एक जापानीज सोल्जर लुइस को ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे उसके पैर में बहुत दर्द होने लगता है। अगले दिन जब लुइस काम कर रहा होता है तो वो बहुत ही थक जाता है, जिसे वो 1 मिनट का आराम करता है। तभी उसे वही सोल्जर देख लेता है जिसने उसे ऊपर से धक्का दिया होता है। वो उसे सीधा कॉर्पिल के पास ले जाता है और कहता है कि ये काम नहीं करता है। अब कॉर्पिल
जो उसे पहले से ही बहुत ही नफरत करता है, इस बात के बाद मानो उसे बहाना मिल गया होता है। वो गुस्से में आकर लुइस को अपने सामने रखी हुई लकड़ी को उठाने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही भारी होती है। लुइस जो पहले से ही काफी कमजोर होता है, वो उस भारी लकड़ी को उठाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके उस लकड़ी को ऊपर उठा लेता है। ये देखकर कॉर्पोरल अपने साथी को कहता है कि ये अगर इस लकड़ी को गिरा दे तो उसको गोली मार देना। लुइस बहुत देर तक इस लकड़ी को अपने सर पर उठाकर रखता है। अब थोड़ी देर बाद लुइस की हिम्मत जवाब देने लगती है, क्योंकि इस हालत में वो ज्यादा देर तक इस लकड़ी को पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये लकड़ी अगर नीचे गिरती है तो उसको गोली मार दी जाएगी। यहाँ पर सभी अमेरिकन सोल्जर्स अपना काम छोड़कर लुइस की तरफ देखने लगते हैं। अब धीरे धीरे लुइस के सर से वो लकड़ी नीचे गिरने लगती है, पर तभी लुइस को अपने भाई की वो बात याद आती है कि हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद लुइस अपना पूरा जोर लगाकर इस लकड़ी को और भी ज्यादा ऊपर उठाता है और फिर कॉर्पोरल की आंखों में आंखें डालकर देखता है। कॉर्पोरल उसे कहता है कि अपनी नजरें नीचे करो, लेकिन लुइस फिर भी उसे घूरता रहता है। कॉर्पोरल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, इसीलिए कॉर्पोरल गुस्से में आकर लुइस को अपने डंडे से बहुत मारता है। तब लुइस नीचे गिर जाता है, पर फिर भी वो कॉर्पोरल की आंखों में घूरता रहता है। कॉर्पोरल यहाँ गुस्से में पागल हो जाता है और लुइस को इतना मारता है कि कॉर्पोरल खुद भी मारते मारते थक जाता है। यहाँ पर लुइस को अपनी फैमिली की याद आती है और फिर ये ऐसे ही पूरी रात इसी जगह पर लेटा होता है। अब एक दिन इन सभी सोल्जर्स को एक साथ खड़ा करके ये बताया जाता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये जैपनीज उनको नदी में रहने के लिए कहते हैं। ये सभी अमेरिकन सोल्जर्स जब उस नदी की तरफ जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से प्लेन गुजरते हैं जो कि अमेरिकन आर्मी के होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये देखकर यहाँ पर सभी अमेरिकन सोल्जर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब अमेरिकन गवर्नमेंट इन सभी को सही सलामत अपने घर पहुंचा देगी। इसके बाद एरोप्लेन से इनको खाना फेंका जाता है, जिसे ये सभी लोग बड़े आराम से खा रहे होते हैं। लेकिन लुइस ये खाना नहीं खाता, वो सीधा कॉर्पोरल की कैबिन में जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं होता। वहाँ सिर्फ उसकी स्टिक रखी होती है जिससे वो लुइस को मारता था। लुइस यहाँ पर बैठकर कॉर्पोरल की बचपन की फोटो देखता है जो अपने फादर के साथ होती है। दरअसल लुइस यहाँ ये जानना चाहता था कि कॉर्पोरल उसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अपने मुल्क वापस आ जाता है। यहाँ आकर लुइस अपने मुल्क की मिट्टी को चूमता है, अपनी फैमिली से मिलता है और इसी के साथ इस मूवी इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना।